आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है। पाठ 5 मिठाई वाला। पृष्ठ संख्या 22। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। पृष्ठ संख्या 23। दृश्य 2। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हां, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। पृष्ठ संख्या 24। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो।
चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं? क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी, जिसे पायजामा भी कहते हैं, ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। पृष्ठ संख्या 25। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हां बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हां भैया, तुमको वही देंगे। ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हां फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। पृष्ठ संख्या 26। दृश्य 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। पृष्ठ संख्या 27। दृश्य 4। 8 मास बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हां, उनकी वृद्धा दादी थीं,
रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। पृष्ठ संख्या 28। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी देता हूं, ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हां, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहां के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हां संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। पृष्ठ संख्या 29। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, ये कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, नाना अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। पृष्ठ संख्या 30। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? प्रश्न
3. विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? प्रश्न 4. खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रश्न 5. रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? प्रश्न 6. किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? प्रश्न 7. अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न 8. इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? कहानी से आगे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। 2. हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। 3. इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। अनुमान और कल्पना। 1. आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। 2. आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। 3. आपको क्या लगता है, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। पृष्ठ संख्या 31। भाषा की बात। 1. मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। यहां वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? ख इन वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? 2. अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं और बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। 3. वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? कुछ करने को। 1. फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहां होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें।
2. इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। 3. अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। इसके साथ ही यह पाठ यहां समाप्त होता है। पृष्ठ संख्या 32। केवल पढ़ने के लिए। फेरी वालों की आवाजें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी-कभी तो गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि इस फहान के शायर चौक में गजल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहां हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जोड़ लेते। लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज न भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। पृष्ठ संख्या 33। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के जमाने में शाहजहां के काल से शुरू हुआ। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीजों को साफ और ऊंची आवाज में बेचें, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर जरूरत की चीजें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सकें। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, केराने का लडुआ सरौली की बहार, लड्डू हैं पाल के लड्डू, बासी परांठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता। नन्हे के अब्बा चक्कू लाना, चक के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरिया में। इसे लिया गया है महेश्वर दयाल की पुस्तक दिल्ली जो एक शहर है से। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।